उस दिन रात से मतलब अजीब सी खामोशी यानी बेचैनी सी रात से थी। दुआ कर रहा था तो मैंने कहा कि भाई चलो, क्योंकि आपने नाश्ता भी करना है, कपड़े भी तब्दील करने हैं, कहने लगा कि आप जाएं। कुरान शरीफ की तिलावत की उसने। मैं उसको कह रही थी लेट हो गया, कहते नहीं मामा एक पेज और। मैंने आवाज़ दी पीछे से कि शमवेल खुद नहीं उठ रहे हो और भाई को कह रहे कि उठ जाओ, तो वो कहता था कि बाजी आपको पता नहीं है कि मैं सिर्फ 5 मिनट में तैयार होता हूँ। नॉर्मल या वो टेल हिम कि आप कोट पहन के जाएं, अवॉइड करता होता था कि नहीं। 16 दिसंबर को जब मैंने उनसे कहा तो उसने बड़ी आसानी से कोट पहन लिया। जल्दी जल्दी मैंने इसको तैयार किया और उसको बूट जो है पाँव में इस तरह डाला कि पाँव आधे अंदर थे आधे बाहर। उनकी मदर ही जो है वो बाय बाय कहती थी। हम पांचों भाई जो है ना एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो सुबह बैग में यूनिफॉर्म पहनी और अब्बू को खुदा हाफिज़ का और स्कूल के निकल गए। मेरा भाई मेरे साथ बचपन से ही साथ हुआ करता था, लेकिन उस दिन मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हुई है। गेट तो रोज बंद हो जाता था 8 बजे, लेकिन उस दिन खुला हुआ था। हम लोग 8:10 पे इस तरह पहुंच गए थे स्कूल। हम तीनों भाई ने मिल के डिसाइड किया कि ब्रेक में क्या मिलेंगे। एक को कहा तुम समोसे ले आओ, हम इधर बैठेंगे। एंट्रेंस के बाद 2 विंग्स है, कॉलेज विंग और स्कूल विंग। हम लोग वो स्कूल विंग रास्ते से एंटर हो रहा था और मैं कॉलेज विंग। तो मुझे अपना भाई कह रहा है कि लाला गुल आप इस तरह करें कि मेरे साथ मेरे रास्ते पे आए। चार 5 मिनट पहले बच्चा मेरा मुझसे मिलने के लिए आया। स्टाफ रूम के बाहर उसने मुझे बुलाया, पॉकेट मनी डिमांड की। जो मस्ती में मैंने उसे कह दिया मैंने देखा है तुमने पार्किंग में बाबा से ली है। हंसता हुआ मस्ती में मुझे देखता गया और जाता गया। हम लोग इधर क्लासेस में थे तो हमारे एक सर आए, उन्होंने कहा कि बच्चों को लेके ऑडिटोरियम जाना, तो हम उनको लेके ऑडिटोरियम आ गए कि कोई फर्स्ट एड की ट्रेनिंग वगैरह हो रही है। मैं खुद प्रॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि किस लिए बुलाया जा रहा है। हम लोगों को कहते हैं कोई वो नहीं था कि फंक्शन होगा इस दिन, लेकिन हम लोगों को कहा कि आप लोग आज ही फंक्शन है। मैथ्स का पीरियड चल था, पीरियड था तकरीबन 10 to 10:15 थे। हमें वो पीटी के सर आ गए, हमें हॉल ले गए। फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 8वीं 9वीं 10वीं के 6 क्लासों के सेक्शन को इकट्ठा किया। मेरी सिस्टर के साथ बात हुई थी, उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया कि फर्स्ट एड पे कोई डॉक्टर जो है, जो मेजर साहब थे, वो आएंगे और वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद हम लोग सारे हॉल में एंटर हुए। मेरा छोटा भाई नंग्याल मेरे पास आया कि भाई आओ इधर हॉल में, पता नहीं क्यों रहे, हाँ मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि नहीं यार तुम जाओ, मैं काम कंप्लीट करके आता हूँ।
वहाँ पर कुछ फर्स्ट एड की ब्रीफिंग के बारे में हमें बता रहे थे कुछ ऑफिसर्स आए। मैं हॉल में इंटर हूँ तो फर्स्ट एड टिप्स के लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी रखी हुई थी और उसके लिए जिस तरह के अपरेटस होते हैं, जो प्रिकॉशंस वगैरह जिस तरह की चीज़ें होती है वो सारी वहाँ पे उन लोगों ने सिट किए हुए। फर्स्ट एड के लेक्चर से पहले हमारे एक सईद साहब इस्लामियात के जो टीचर्स थे, उसने इन बच्चों को ज़िक्र के फ़ज़ाइल बयान कर दिए। तो इन बच्चों ने शहादत से पहले सब ने दुरूद शरीफ और तीसरा कलमा पढ़ा था। हम जब हॉल में बैठ गए तो तकरीबन 10:30 तक का टाइम था। तो इतने में हॉल के बैक साइड पे फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। ब्लैक नकाब उसने पहना हुआ था और वो बंदे हमारे मालियों वगैरह पर फायर कर रहे थे। रफ़ीक सामने भागता हुआ निकल के आया एडमिन ब्लॉक से और मुझे कहता है कि मैडम कहीं करीब फायरिंग हो रही है। हमें ये फील नहीं हो रहा था कि ये कॉलेज के अंदर फायरिंग है या कॉलेज से बाहर है। हमारा घर जो है डिफेंस कॉलोनी में है, इट्स वेरी क्लोज टू द स्कूल। तो ये सारी फायरिंग हमें सुनाई दे रही थी, बट वी कुड नेवर थिंक ऑफ कि ये स्कूल के अंदर सारा सिलसिला चल रहा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम था ऐसे, तो मैंने सोचा कि ये कोई ड्रिल मिल होगी। तो जब एक 5 मिनट्स वो बीत गई तो फायरिंग बहुत तेज़ शुरू हो गई। बहुत खामोशी होती हॉल में डर की वजह से, तो सीढ़ी चढ़ने की भी आवाज़ आई। कुछ लोग हैं और वो दरवाजे पे इस तरह फोर्स कर रहे हैं और बाहर से फायर कर रहे हैं। तो जब टीचर्स ने दरवाजे बंद किए, पीछे वाले दरवाजे को मारा उन लोगों ने और दरवाज़ा तोड़ के और डायरेक्ट अंदर फायरिंग शुरू कर दी। एक बिल्कुल क्लीन शेव था वो, और हल्की की दाढ़ी थी, हल्की की एक की, और एक जो था वो बहुत बड़ी दाढ़ी थी उसकी। वाइट कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक जैकेट था उसके और इस तरह मुंह सारा शेडेड था। जब स्टेज पे चढ़े तो फिर कह रहे थे पश्तो में कि आखिरी वक्त कलमा पढ़ो, आखिरी वक्त कलमा पढ़ो, सारों को कह रहे थे और रिलोड कर रहे थे गन। एनी एंगल पे उन लोगों ने फायर स्टार्ट किए, ओपन फायर किए हॉल में हर जगह पे। जिस वक्त आगे मुड़ के देखा सारे बच्चों को लग रही है और वो गिर रहे हैं, खून निकल रहा है। उसके बाद मैं भागूं आगे की तरफ। उसमें से 2 आपस में लड़ भी रहे थे। तो दरवाजे पे आधे दरवाजे तक बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर चुके थे। उनके ऊपर से मैं जब गया तो मेरा उधर शूज़ गिर गया था। पीछे मुड़ के जब देखा तो बंदा करीब था। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मेरा भाई जो था, वो सारे उन लोगों ने, दरिंदों ने बहुत बुरे तरीके से सारों को बहुत अजीब तरीके से शहीद किया हुआ था। मैं वहीं पे गिर गई, 2-3 बुलेट्स लगी थी। हमारा क्लास जो है ना हॉल की तरफ नज़दीक है, तो बच्चे भाग रहे थे और बच्चे हमारे क्लास के सामने भी 2-3 गिर गए। खून के नल के बहते हुए बच्चे, कोई कह रहे मम्मी पापा हमें क्यों मार रहे, हमने क्या किया, कोई कह रहे क्या वो कोई भाग, सब चीज़ें लगा रहे थे। बहुत बच्चे उस वक़्त भाग रहे थे। उसी में वो जो आर्मी इंस्ट्रक्टर था, मेडिकल इंस्ट्रक्टर, उसी में। लेकिन मुझे फिर भी ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये ऑडिटोरियम के अंदर है। चूँकि मुझे पहली वो इंस्ट्रक्शन मिली थी कि ये छतों से कर रहे हैं, तो मेरे जहन में यही था कि जो भाग रहे हैं उनको छतों से लग रही हैं। मेरा अपना भाई हॉल में था, मैं से उसकी बहुत फिक्र हो गई थी। तो मैं हॉल भाग गया। फिर मैं जैसे हॉल के दरवाजे से मुझे पीछे से किसी ने खींचा, स्कूल के एक चौकीदार था, उसने मुझे पीछे से खींचा। मैंने कहा नहीं, उसके साथ गन भी थी। मैंने कहा मुझे छोड़ो, वो कह रहे नहीं हॉल में जाओ, वहाँ खतरा है। मैंने कहा तुम क्या करो, मैं तो अपने भाई के लिए जा रहा हूँ, तुम जाओ ना, तुम आओ, तुम्हारे साथ तो गन भी है। दरवाजे पे 2 और भी बच्चे पीछे थे, उनके सर पे गोलियां लगी, वो गिर गए। हम सारे झुक गए। मेरे एक दोस्त को मेरे सामने भी शहीद किया, तो सामने फर्स्ट एड के जो लेक्चरर थे वो भी चले गए थे और हमारे सर थे वो भी निकल गए थे। साथ उनके जो 2 गार्ड थे वो शहीद हो गए थे। मैं सीधा नीचे फिर बैठ गया मैं, और साथ मेरे कुछ और लड़के भी थे, दोस्त भी थे। कुछ भाग गए और नीचे से जब देख रहा था तो बस फायरिंग सी थी और एक बच्चे का पाँव नज़र आ रहा था।
सारे एक एक रो में से इस तरह गुजर रहे थे, जितने भी बच्चे थे सारों को जिस तरह के जो अपने आप को जिसका टाइम पूरा नहीं था बस वो वहाँ से निकल आए, बाकी जितने भी वहाँ पे थे सारों को शहीद कर दिया गए। मुझे 3 गोलियां लगी थी उस टाइम, एक सीने पे लगी थी, एक बाजू पर, एक हाथ पे लगी थी। पहले मैं लेटा हुआ था 10 to 15 मिनट्स, जब मुझे लग गई तो तकरीबन मैं 20 मिनट से 25 मिनट तक हॉल में था। उसके बाद जब उन्होंने वो रिलोड करी तो मैं वहाँ से निकल के भाग गया अपने दोस्त के साथ। जब भागा बाहर तो मैं कूलर के नीचे पे जाके छुप गया था। फिर मैं पीछे गेट से निकल गया, पीछे वहाँ से वॉशरूम गया, वहाँ पे फिर वॉशरूम में मैं छुप गया। हमने दरवाजे बंद किए, 3 लोग अंदर थे और चौथी हमारे साथ टीचर जो थी वो हॉल से भाग के आई। उनकी जुराबों को देखकर हमें अंदाज़ा हुआ कि वो एक खून के तालाब में पाँव रख के आए। हसनैन के फ्रेंड से मिले तो उसने हमें कहा कि ये हसनैन इसके साथ बाहर आ गया था, लेकिन इसको फिर ख्याल आया कि इसका भाई अंदर है। तो ये इतना बहादुर था कि इसको पता था कि वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये फिर भी अपने फ्रेंड को उसने कहा कि तुम यहाँ वेट करो, मैं अपने भाई को देख कर आता हूँ, मैं उसको लेकर आता हूँ, मैं इसके बगैर घर नहीं जाऊँगा। तो ये वापस अंदर गए तो फिर वापस जिंदा बाहर नहीं आए। उन्होंने एक दफ़ा जब फायरिंग किया बाहर निकले, दोबारा आए, बेटा कहीं हिला है क्योंकि चोट बच्चा था, उसको यहाँ पे गोली लगी हुई थी। उन्होंने पकड़ा और ही वाज शॉट राइट हियर। उस वक़्त हुज़ैफ़ा की आंख से एक आंसू गिरा है तकलीफ से और उसने उसकी शहरक में मार दिया। उस टाइम मुझे पाँव में गोली लगी हुई थी, मुझे पता नहीं था उस टाइम क्योंकि मैं बाइक के पीछे दौड़ रहा था, मैं बाइक को ढूंढ रहा था। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो सारे डरते हैं, तो उसके हम सारे डरे हुए थे, सारे बैठे थे और टीचर्स भी डरे हुए थे, मगर हमें हौसला दे रही थी। हेलो जी जी, कौन बोल रहे थे, कौन बोल रहे हो? आप मारो बेटे, मारो। और बेटे किधर हो तुम? बेटे जरा सर नीचे करो, पाँव बहुत खिड़कियाँ हैं। बेटे सर नीचे करो, वहाँ बहुत खिड़कियाँ हैं। जमीन पे लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। जमीन पे बैठ के लेट जाओ बेटे। एक ने अपने आप को सामने उड़ा दिया, अपने आप को सामने अपने आप को बम ब्लास्ट कर दिया उसने, और 2 निकल गए थे आगे से और कोई माइक्रोफोन पे बात कर रहे थे। वहीं पर एक धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाके, तीसरे धमाके में हमारे आगे से दरवाज़ा भी चौखट से निकल गया। बाहर जो कोर 11 हमारे पास हेडक्वार्टर है, मैं वहाँ दौड़ने लगा हूँ। मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ पे मैं आर्मी वालों को कह रहा हूँ कि मेरे जो भाई हैं वो अंदर है और बाकी भी बहुत सारे बच्चे हैं वो शहीद हो रहे हैं, आप जाए उनकी मदद करें। और निकाल रहे हैं, सबको निकाल रहे हैं भाई, अंदर बहुत आर्मी गई हुई है, अभी भी जा रहे हैं। बंदे कितने क्या वो बंदे कितने बंदे पता नहीं, वो कह रहे हैं आप लोगों के पास आए नहीं है। जो फर्स्ट वहाँ पे एक आर्मी की गाड़ी राउंड पे थी, वो जल्दी जल्दी उन लोगों ने अपने मैगजीन वगैरह बंदूकें ली और जल्दी वो स्कूल में एंटर हो गए। उसके बाद मैं कोर 11 कोर कमांडर के यहाँ गया हूँ, उसको मैंने इन्फॉर्म किए, उसके बाद उसने कॉल्स किए, लेकिन मुझे पता है कि 11:05 तक उन लोगों ने सारे जितने मेरे बच्चे वो जहाँ पे वहाँ जो छुपे हुए थे सारों को उन लोगों ने 11:05 तक शहीद किया हुआ था। क्विक रिएक्शन फोर्स 10-15 मिनट में पहुंच चुकी थी। ये ऑपरेशन की डिटेल है। इस वक्त सूरत हाल ये कि ऑपरेशन कंक्लूड हो चुका है।
अल्लाह मियाँ खैर करना, उसकी हिफाजत करना। मुझे पता ही नहीं था कि उस टाइम वो इस दुनिया में है ही नहीं जिसकी मैं दुआएं कर रही हूँ, वो है ही नहीं दुनिया में उस टाइम। तो आखिर मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैं बार बार असफन के बाबा को फ़ोन कर रही थी, वो CNH में ढूंढ रहे थे, वो मुझे बार बार कह रहे थे असफन मिसिंग है, असफन मिसिंग है। मैं कह रही आप क्या कह रहे हो? कह रहे असफन मिसिंग है। तुमसे दुआ करो, चीखें मत मारो, तुमसे दुआ करो, कुरान मजीद खोलो, कुछ करो, लेकिन तुम दुआ करो, शोर मत करो। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं फौरन घर से बाहर निकल गई और मैं वॉक करती करती CNH पहुंच गई। वॉक भी नहीं, आप दौड़ती दौड़ती। हमें सब्र कहाँ आता था। उसने कहा तुम घर से बिल्कुल नहीं निकलोगे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी ज़रूर स्कूल। मैं पैदल पैदल दौड़ दौड़ के स्कूल गई। तो वहाँ पर फौजी ने कहा कि बीबी तुम अपने घर जाओ, या हॉस्पिटल में जाओ या घर पर जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा मेरे बच्चे इधर है, कभी उधर कभी इधर कि कहाँ होंगे मेरे भाई, कहाँ से ढूंढ के लाओ, कहाँ से। उसमें लिखा हुआ था कि जी APS परसक रोड पे अटैक। मैं उसी वक्त मैं कहा यार मेरे तो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपका बड़ा बेटा जो है वो इस वक्त स्कूल का ऑडिटोरियम में है। तो बस ये सुनना था, मेरे हाथ पाँव फूल गए, बिल्कुल ब्लड प्रेशर मेरा लो हो गया। उस दिन इतना ट्रैफिक जैम था कि वो मोटरसाइकिल पे भी मैं एक हद तक गया, उसके बाद मैं पैदल। दैट वाज द टाइम कि मैंने अपनी जैकेट लिया, फट से भागा। वहाँ से दौड़ लगाई है और सीधा मैं APS के गेट के पास आके मैं खड़ा हो गया हूँ और अंदर से शदीद फायरिंग की आवाज़, बेइंतहा शेलिंग और फायरिंग और जो है बम ब्लास्ट हो रहे थे। स्कूल के करीब एक पार्क है, उस पार्क में पहुंचा तो वहाँ पे ऑलरेडी आर्मी वालों ने लोगों को रोका हुआ था, मतलब आगे स्कूल जाने भी नहीं दे रहे थे। मेरे पास एक औरत आई है, चीखती हुई कहती मेरा बेटा अंदर ज़ख्मी हुआ है हॉल के अंदर, और वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है, कह रहा मामा मुझे बचा ले, मैं ज़ख्मी हूँ, मामा मुझे बचा ले, मैं ज़ख्मी हूँ। भाग भाग के इतने में मेरी छोटी बेटी की कॉल आई कि बाबा मैं इधर डिफेंस पार्क हमने ले आए हैं, लेकिन स्कूल में बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई और बहुत घबराया हुआ था, बाबा आप जल्दी पहुँचे। दीवानों की तरह ढूंढते रहे उसमें अपने बच्चे को, एक एक एम्बुलेंस आती रहेगी, देखते रहेंगे। तकरीबन 11 बजे से लेके 1:40 तक मैं वहीं रहा। चौक उधर तक मैं जब पहुंचा तो वहाँ पे एक आर्मी वाले खड़ा था। मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई क्या हो रहा है, मेरा बच्चा है अंदर। तो मुझे कहा कि जी बस अंदर तो और कुछ नहीं है, और एम्बुलेंसेज हैं कि स्कूल से निकल रही थी, और एम्बुलेंस से मैंने देखा तो भी थोड़ा सा स्लो होता, उस एम्बुलेंस से भी खून टपक रहा था। पौने 12 बजे मेरे बड़े बेटे का टेलीफोन आया, मोहम्मद मुनीब का, जो 10th में थे। मुझे कहने लगे डैडी मैं यहाँ पर डिफेंस पार्क में हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और साथ ही मुझसे उसने कहा कि डैडी शहीर कहाँ है। मैंने कहा बेटे आप आ गए हो साथ खैरियत के, तो शहीद भी आ जाएगा। क़यामत क्या होती है, ये क़यामत है। हमारा पूरा यकीन है कि क़यामत ऐसी ही होगी। जिसका जाता है उससे पूछे उसके दिल से कि क्या गुजरती है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल जाकर के अपने छोटे बेटे को तलाश करता। मेरे बड़े भाई, मेरे दूसरे भाई, ये सारे फिर रहे थे। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, एम्बुलेंसेस आ रही थी एंड दे वर इन सीक्वेंस। इस तरह लग रहा था जैसे कि वार लाइक सिचुएशन हो। तो मैं अपने दोस्त के मोटरसाइकिल पे चला गया हॉस्पिटल। वहाँ सारे ज़ख्मी थे कि मैं शहीद हूँ, मैं नहीं देखा। मैंने कहा यार उधर मुझसे मेरा ज़ख्मी ना मिले, तो मैं CMS हॉस्पिटल जा रहा था। तो मेरे कंप्यूटर टीचर सर राशिद, उन्होंने कहा तुम क्या करो। मैंने कहा यार मेरे 2 भाई लापता है। मैंने कहा ज़ख्मी में देखे, मैंने कहा देखिए। उसने कहा शहीदों में देखे। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, मैं अपने भाई को शहीदों में ढूंढूंगा। मेरे भतीजे भांजे जो हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में फिरते रहे। मैं ख़ुद लेट रीडिंग चला गया, और वहाँ मैंने कैजुअल्टी में, ICU में, न्यूरो ICU, हर एक जगह उसको मैं ढूंढ रहा था। मुझे वहाँ तो मैं जिस बच्चे को भी देखता था, जो उन्होंने मुझे दिखाया कि जी इधर कुछ बच्चों की डेड बॉडीज़ आई हैं, तो जिसका भी कपड़ा उठाता था उसमें हर एक बच्चा सामान नजर आता था। स्कूल से पढ़ाई
पढ़ाई के लिए जाते हैं। हालात ऐसे थे कि किसी बच्चों के हाथ नहीं थे, किसी के पाँव नहीं थे, किसी के सर में सुराख थे, किसी के सीने में सुराख थे। मेरा अब्बू इधर उधर देख रहे थे कि जो है मेरा भाई किधर है। फिर हम लोग CMH गए। CMH में मेरी मम्मा थी, उधर जो है हम लोग फिर उधर गए तो उधर मेरे भाई की डेड बॉडी मिली थी। अगर उस ओवर ब्लीडिंग को उस वक्त रोक लिया जाता या कोई उनको हेल्थ डिपार्टमेंट या आर्मी या कोई भी जो इदारे हैं उनको अगर बवक्त हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि मेरा बेटा आज जिंदा होता। सब भाग दौड़ के आ रहे थे, अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे जो कफन में लिपटे हुए थे, जो पहचाने नहीं जाते थे। बस एक एक को चेक करता था, चेक कर रहा था। एक लाइन गुजारी, दूसरी लाइन पे जब गया हूँ, पहले मेरे बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पे। अब यकीन करें, मुझे यकीन नहीं रहा था। मैं 10 मिनट उसको देख रहा था कि वो रफ़ी की है। अल्लाह माफ कर, क़यामत थी। उस हालत में जब मैं हॉस्पिटल में उतरी, बहुत से लोग जो पहचानते थे कि मैं कॉलेज से बिलोंग करती हूँ, मुझे आके कहते हैं मैडम बच्चों को आइडेंटिफाई कर ले, पेरेंट्स के हवाले करना। बहुत से लोगों को उधर आइडेंटिफाई किया। मेरी तो ताकत जवाब दे गई, ढूंढते ढूंढते उसमें अपने बच्चे। फिर उसके बाद में 1122 रेस्क्यू वालों से पूछा कि ख़त्म हो गई ये जो ज़ख्मी और इंजर्ड है। उन्होंने कहा कि नहीं हाँ साहब, उधर तो हाल बड़े पड़े हैं। फिर दोबारा हम आ रहे थे CMH से वापस, PMH की तरफ वापस आ रहे थे कि रास्ते में हमें इन्फॉर्म हुआ कि नहीं है, उसकी डेड बॉडी मिल गई है और उसको एम्बुलेंस में डाल के घर की तरफ रवाना कर दिया। आप लोग घर आ जाए, अस्पताल मत आए। अम्मी बहुत ही रो रही थी। मुझे तब कुछ भी नहीं पता था कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ है। मेरे ज़हन में था कि चलो अबू ने क्या उसकी कोई पाँव वगैरह लगी होगी या हाथ में कुछ फ्रैक्चर आया होगा। पर सुबह जान में अपने बात से जाने वाला बाइक कंधे पे आया, वो बड़ा मौत, उसी सर पे गोली लगी थी। और आखिर में मुझे 3:30 बजे उसकी डेड बॉडी मिली। और आप सोच सकते हैं वो माँ जिसकी जान थी, सांस बोल लेता था, उस जिंदगी मुझे मिलती थी। जब उसको डेड बॉडी में मिला तो उस माँ की नजर चली गई, उस माँ के कान बंद हो गए। यकीन करो 3 दिन तक मुझे कुछ ना दिखाई दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था। अपने हाथ से मैंने बेटे के शूज़ उतारे, उसकी यूनिफॉर्म बयान नहीं कर सकते अल्फाज में। मैंने कहा अबू मेरे जो 2 भाई थे नंग्याल शमील, वो शहीद हो गए हैं। मेरा अबू का इतना हौसला है, इतना बुलंद हौसला है कि उन्होंने और कुछ नहीं कहा, न चीख मारी न रोए, सिर्फ इतना कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
साल भर हो गया मैं अपना ऑफिस नहीं गया हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ। ना उड़ने को जी चाहता है, ना काम करने को जी चाहता है। डिस्टर्बेंस है पूरी लाइफ में। अगर हम थोड़ा बहुत जी रहे हैं तो बाकी बच्चों की वजह से, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम तो ये कह रहे हैं कि बस जीने का हक हमारा ख़त्म हो चुका है। पता ही नहीं चला कि साल कहाँ पर ख़त्म हो चुका, कैसे शुरू हुआ था, कैसे ख़त्म हो चुका। लेकिन मैं अब भी इंतजार में बैठी रहूं कि मेरा इमरान खान आएगा, वो कल खींच के मामा में आएगा। मैं यहाँ पर चुप गया था, लेकिन वो नहीं आया, मेरा मन नहीं आया। मैं 12 बजे स्मोकिंग के लिए निकल आता हूँ, दिमाग काम नहीं करता, तो गेट लिए वहां पे बैठ जाता हूँ, तो ये भी आ जाता है। मैं महसूस करता हूँ कि ये आया हुआ है, कमरे के अंदर नहीं आता, गेरली में ही होता है। उससे बहुत सारी बातें कर लेता हूँ, 1:30 बजे 1 बजे तक, 2 बजे तक, फिर जाके सो जाता हूँ। बच्चों को डिस्टर्ब भी नहीं करता, इसको नहीं कहता कि मैं उठ रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं है। स्कूल जाने लगे तो मैंने रूटीन में 3 लंच बॉक्सेस निकाले हैं, 3 वाटर बॉटल्स निकाली हैं, बनाई हैं, टेबल पे ला के रखी। और जब मैं खुद कॉलेज के लिए निकलने लगी और पीछे मुड़ के देखा कि 1 लंच बॉक्स और 1 वाटर बॉटल तो पड़ी रहेगी। फिर खुद से पूछा कि ये क्या तसल्ली दे रही हो अपने आप को, किस लिए बनाया तुमने ये। मेरे पास खुद इस बात का कोई जवाब नहीं था कि 4 महीने बाद भी मुझे ये याद नहीं था कि मुझे तीसरा लंच बॉक्स नहीं बनाना। अभी भी अगर मैं भी बिया हूँ ना तो वो भी मेरे के आस पास होंगे, वो भी मेरे आस पास है। वो जो है ना, हम वो जब जिंदा थे ना तो उस जिंदापन में भी उसने हमें अकेले नहीं छोड़ा था। उन दोनों ने कभी, हम जहाँ जाते थे इकट्ठा जाते, इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे स्कूल जाते थे, कभी नहीं छोड़ा। अब मैं क्यों कहूँ कि वो मेरे दूर होंगे, यही भी मेरे आसपास ही होंगे, वो अब भी मेरे आसपास ही है। और जब नाराज़ होता ख्वाबों में आते, कहते यार हम तो तुम्हारे आसपास है, तुम क्यों नाराज़ हो, तुम उल्टा हौसला दो, सबको हौसला दो, अभी तुमने सारी जिम्मेदारी करनी है, सारी जिम्मेदारी निभानी है। जब मैं स्कूल जाती थी वो हमेशा मेरे साथ बैग उठाते थे, मुझे स्कूल के साथ ही छोड़ते थे, और मेरी एक्टिविटीज़ जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें मेरे साथ हेल्प करते थे। मैं जो होमवर्क होता, जो मुझे नहीं समझ आता था, उनका ही मुझे सब कुछ बता देते थे। 1 साल गुजर गया है, हर रोज़ मैं अपने बेटे को याद करती हूँ। जब भी बेल होती है तो मैं कहती हूँ मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ गया है, लेकिन नहीं, वो मेरा बेटा नहीं होता है। आज इसकी माँ जहाँ भी जाती है अकेली जाती है, इसका बेटा इसके साथ नहीं होता। लेकिन मेरे भाई को याद करती है। मेरे घर का माहौल बिल्कुल खत्म हो गया, हम खत्म हो गए। ये बिल्कुल खेतने तैयार थे, अपने माँ बाप के दिल का सुकून थे। अभी उसकी माँ से पूछे, उसके बाप से पूछे, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरा ख़ानदान करम में, पूरा पाकिस्तान करम में। हम सियासत नहीं समझते, ये तो वो बातें जो हमारे दिल की बातें हैं, एक माँ की बात है। ला के दे सकते हो उन माँ को सुख, वो सुकून जब वो रात को बिस्तर पे करवट बदलती है तो उसकी औलाद, उसके पास वो जवान औलाद जो माँ को संभाल सकती है, जिसकी माँ अब ख्वाब देखने लगी मेरा बेटा जवान हो गया, अब मैं इसकी शादी करूँगी। मेरी तो नस्ल ख़त्म कर दी, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो मैंने अपना पेशावर का घर छोड़ दिया, मैं डिफेंस में आकर अपने से बच्चे के पास रह रहा हूँ। हम 16 दिसंबर से आज तक सोए नहीं, नींद नहीं आती, कैसे सोए। हमारे जिगर के टुकड़े काटे गए, सो सकते हैं, कैसे मुमकिन है।
15 और 16 तारीख को जो प्रोग्रामात और जो चीज़ें ये गवर्नमेंट तमाम इदारे करना चाहते हैं, हम एहतजाज करेंगे और इसमें शिरकत बिल्कुल नहीं करेंगे। और जहां पर भी ये लोग ये इंतजामात करेंगे वहां उनके सामने हम एहतजाज और ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि दुनिया देखेगी, दुनिया याद रखेगी इस सानये को। अगर हम इंक्वायरी की बात करते हैं तो ये हमारा राइट है, और इंक्वायरी इसलिए करने चाहते हैं कि जिन लोगों की गफलत की वजह से ये इतना बड़ा सानिया हुआ, वो जब तक काफ़िर किरदार तक ना पहुँचे, उनको सज़ाएँ न मिलें, तो ये आने वाली नस्लें जो हैं ये महफूज नहीं होंगी। ये मेरे पास FIR है जो मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की। इसमें किसी एक बच्चे का जिक्र भी नहीं है, ना उसका नाम ना उसकी वल्दियत, इवन कि इसमें एग्जैक्ट फिगर भी नहीं बताए गए कि कितने बच्चे शहीद हुए। तो क्या ये हमारे बच्चे गुमनाम थे? क्या इस मुल्क के बच्चे नहीं थे? हम ये सवाल पूछते हैं कि आज 1 साल गुजर गया है, 1 साल के बाद भी हमारे बच्चों की आप लोगों ने FIR दर्ज करना भी गवारा नहीं की। क्या इस वाक़े की कोई जुडिशल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? क्या कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए था? IG पुलिस खुद कहता है कि जी ये हमारी गलती थी, हमारी नेग्लिजेंस थी, हमारी कोताहियाँ वगैरह। तो हमारे लोगों को ये खैरत तो नहीं आई कि 1 साल से वो IGP बैठा हुआ है। वो वाक़यात तो बताएं, वो जो इंटेलिजेंस इदारे जिन पे लाखों करोड़ों रुपए सालाना खर्च होते हैं, वो हमें बताएं कि ये क्या चीज़ थी। बेशक वो कहते हैं जी टेररिस्ट ने मारा है, टेररिस्ट आ गए जी उन्होंने इतने, और उन्होंने भी हमें जो दिखाया और इस तरह की हमें दिखा दिए कि जी ये बाप के बच्चों के टेररिस्ट हैं, तो हमें इससे इत्मीनान तो नहीं हो जाएगा जब तक आप वो टेररिस्ट हमारे सामने नहीं लाएंगे। हम अपने इन बच्चों का खून किन के हाथों में तलाश करें? कौन है हमारे बच्चों के कातिल? किस तरह घुस गए ये स्कूल के अंदर? स्कूल इंतज़ामिया सो रही थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। कौन इसका जवाब देगा? अगर 2 टीचर को, मैडम काजी, साइमा ज़ेरी, उनको अगर सितारा शुजात दिया जाता है तो किस बिहाफ पे दिया जाता है? वो भी इस कंपाउंड में शहीद हुए। मेरी सिस्टर भी टीचर थी, तो मेरी सिस्टर को तमगा शुजात क्यों दिया गया है? 23 मार्च को हमने अंडर प्रोटेस्ट एक्सेप्ट किया था। अंडर प्रोटेस्ट हमने वो लेटर भी दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो उनके पास पहुंचा हुआ है कि जी ये तमगा शुजात हमारे बच्चों की शान निशान नहीं है। और वो ऐसे अवार्ड जिसकी शक्ल ही चेंज हो गई है, ब्लैक हो गए हैं वो। इनको शर्म नहीं आती है? इनके बच्चे मरें, ये जनाजे उठाएं, फिर हम जाएंगे कहेंगे मुबारक हो आपको शहादत। फिर मैं इनसे पूछूंगा कि शहादत क्या होती है, और यही मेडल मैं इनको दूंगा, ये मैं आपके बेटों को दे रहा हूँ। जिस तरह ये बच्चे गए स्कूल और फिर वापस नहीं आए, और फिर हमें ये पता नहीं चला कि हमारे बच्चों को मारा किसने। शहादत तो अल्लाह ताला ने दे दी, दर्जात बुलंद है, ये तो हमारा ईमान है, ईमान बिलगैब। मगर क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, तो इस दुनिया के लिहाज से हमें बहुत बड़ा गम है, क्योंकि हमें अपने दुश्मन का पता नहीं चल रहा। हमें ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो अगर आपके सामने हो तो आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, तभी आपका दिल, आपका कलेजा ठंडा होगा। या किसी को आप देख लो कि इसने किया है, उसको सजा मिले आपके सामने। हमारे 7 साल हो गए, इस तरह कोई ऐसी बात नहीं है। यही वजह है कि हम रोजाना के हिसाब से मरते हैं, जीते हैं। मेरा एक सवाल इमरान खान साहब से ज़रूर है कि जब वो यहाँ पेशावर में तशरीफ़ लाए हमारे साथ ताज़ियत करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं आपका मुकदमा विफाक से बतौर वकील बन के लड़ूंगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने हमारा मुकदमा विफाक से लड़ लिया है? इसी तरह जो है फेडरल गवर्नमेंट भी है, नवाज शरीफ साहब ने। यानी हैरानगी की बात यह है कि आज पूरा 1 साल हो गया, नवाज शरीफ साहब के मुंह से ये नहीं निकल रहा कि भाई मैं आपके साने, इस साने के गम में आपके साथ बराबर का शरीक हूँ। सिर्फ ये कह देना कि खोला मेरी बेटी है, तो ये बाकी कौन बचे थे? खाली खोला ही आपकी बेटी थी। ये जितने भी बैठे हुए बड़े बड़े, किसी में इतनी इखलाकी जरूरत नहीं थी। किसने रिजाइन दिया? कोई ऐसा माई का लाल नहीं था जो आके कहता यार ये हमारी गलती से हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे इन शोहदा की ट्रिब्यूट पेश करने के लिए पाकिस्तान के हर सूबे में
इन बच्चों के शहादत के शाह निशान इकबाल बन पड़े ताकि इनका नाम जिंदा रहे। इंसाफ तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। इंसाफ और सच को तो फांसी लगा दी गई, सिर्फ झूठ रह गई। इंसाफ करना पूछे, इंसाफ है कहाँ? इंसाफ नजर आता है आपको? कहीं है इंसाफ? कहीं सच है नजर आता है आपको? झूठ नजर आता फिर है झूठ। सच को उन्हें फांसी लगा दी है। सच कहा, ये मेरे दुखी दिल के अल्फाज है। ये अल्फाज ऐसे नहीं निकलते कि ऐसे निकल आते। इंसाफ कहीं हो तो वहाँ जाकर उसको आवाज़ दे दो। इंसाफ है ही नहीं, किसको कहेंगे हम इंसाफ सही? इंसाफ देने वाले ही पे इंसाफी करते हैं तो किससे आदमी तो करे? बुनियादी चीज़ ये इससे एक सवाल हमको पूछना चाहिए कि एक हाई प्रोफाइल एरिया के अंदर, एक हाई प्रोफाइल स्कूल, एक छावनी के अंदर ये एक हादसा हुआ है, तो क्यों हुआ ये तो हमको कम से कम एक पूछना चाहिए और इसका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन हम उस रास्ते पर चल रहे नहीं हैं और ये मेरे ख्याल में इसमें फिर हमको वो लेसन हम नहीं सीखेंगे अगर हम ये काम नहीं करते। इंशाल्लाह हम अपने शहीद भाइयों का नाम रोशन करेंगे और मैं इसी स्कूल में आखिर तक पढ़ूँगा। मैं नहीं डरूंगी इन दहशतगर्दों से। मैं अपनी पूरी तालीम हासिल करके एक अच्छे मुसलमान बनूंगी।